हेलो माय चैम्पियंस। आई होप दोस्तों आप अच्छे हैं। आज BPAG 171 का अपन गेस पेपर देखेंगे, जिसे आप सैम्पल पेपर, प्रैक्टिस पेपर भी कह सकते हैं। और इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर होंगे जो पिछले साल भी आ चुके हैं, ठीक है। और इस बार आने के बहुत ज़्यादा चांस बन रहे हैं। जून 2025 के लिए अपन गेस पेपर देखेंगे, आपदा प्रबंधन यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट। 100 नंबर का पेपर है दोस्तों, 3 घंटे आपको मिलेंगे और पास होने के लिए 35 नंबर चाहिए। लेकिन हमारा मकसद पास होना नहीं है, हमारा मकसद है बढ़िया नंबर लाना, ठीक है। तो दोस्तों मैंने दिसंबर 2024 में जो पेपर लगा था उसकी भी सॉल्यूशन वीडियो डाल रखी है, और उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, पहले ही कमेंट में, ठीक है। पिन किया हुआ वीडियो, उसको भी देख लेना। मेरी गारंटी है दोनों वीडियो को देखने के बाद में आप पास गारंटी हो जाओगे, ठीक है। तो पहला सवाल देखते हैं दोस्तों, 20 नंबर का। आपदा से आप क्या समझते हैं? प्राकृतिक आपदाओं पर चर्चा करें। ये पहला ही सवाल होता है दोस्तों। दो टाइप की आपदा होती है, आपको पता ही है। एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक आपदा, ठीक है। तो आपदा क्या होती है दोस्तों? एक ऐसी घटना जो प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित होती है, यानी कि कोई घटना जो या तो इंसानों की एक्टिविटीज़ के कारण आती है या फिर प्रकृति के कारण आती है, जो समाज के सामान्य कामकाज में गंभीर व्यवधान यानी कि रुकावट पैदा करती है। यानी कि दोस्तों अगर कोई व्यक्ति जॉब जा रहा है तो वो जॉब नहीं जा पाएगा, ठीक है। व्यक्ति अपनी नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाएंगे डिजास्टर की स्थिति में। ये घटना आपदा कहलाती है, जिसके कारण जान माल, संपत्ति, पर्यावरण को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। आपदा, इसको इंग्लिश में डिजास्टर कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलके बना है, DES डिस यानी कि बुरा, और एस्टर यानी कि तारे अथवा स्टार। तो प्राचीन समय में क्या माना जाता था? आपदा आने का कारण ग्रहों की, जो मंगल, बुध, ये सब प्लेनेट हैं हमारे, इनकी विपरीत चाल के कारण आपदा आती है, ऐसे हमारे पूर्वज माना करते थे। लेकिन आज के टाइम पर दोस्तों आपदा आने का मुख्य कारण प्राकृतिक व मानवीय क्रियाकलाप है। जिस तरह से इंडस्ट्री हम खोलते जा रहे हैं और वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा हो गई है। प्राकृतिक आपदाओं के प्रकार देखो आप। भूवैज्ञानिक आपदाएं, दोस्तों ये अलग से भी सवाल आया हुआ है कि भूवैज्ञानिक आपदाओं को विस्तार से समझाएं, तो इसमें ये सब एग्जाम्पल आप लिख देना। तो पहला लिस्ट में आप लिखोगे भूकंप। तो पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों के हलचलों के कारण, दोस्तों धरती की जो आंतरिक सतह होती है वहाँ पर टेक्टोनिक प्लेट होती हैं, वो एक दूसरे के ऊपर खिसकती रहती हैं, हलचल उनमें होती रहती है, तो पृथ्वी की सतह हिलने लगती है। अधिक तीव्रता वाले भूकंप से जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों गुजरात में एक जगह भुज, वहाँ पर बहुत तगड़ा भूकंप आया था 2001 में, तकरीबन 10,000 व्यक्ति मारे गए थे उसमें। ऐसे ही दोस्तों महाराष्ट्र में 1967 में कोयना भूकंप आया था। दूसरी प्राकृतिक आपदा देखेंगे ज्वालामुखी विस्फोट। ज्वालामुखियों से लावा, राख और जहरीली गैसों के निकलने से आसपास की मानव आबादी पे बुरा असर पड़ता है। आप जानते हैं जहाँ पर ज्वालामुखी फूटती है तो उस जगह से सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ये सब निकलने लगती, मीथेन निकलने लगती है। काफ़ी ज़्यादा पॉइजनस गैसें होती है जो कि इंसान की हेल्थ को डैमेज कर सकती हैं। भूस्खलन यानी कि लैंड स्लाइडिंग क्या होता है दोस्तों? जब बरसात आती है भारी पहाड़ों पर, तो पहाड़ों का जो मलबा होता है, पानी कीचड़ के साथ में चट्टानें भी आने लगती हैं। निचले इलाकों में सड़कें टूट जाती हैं, गांव तबाह हो जाते हैं। जब ढलान वाले क्षेत्र से नीचे की ओर पृथ्वी की सतह उस चट्टान का बड़े पैमाने पर खिसकना होता है तो सड़क मार्ग रुक जाते हैं। सुनामी किसे कहते हैं दोस्तों? जब समुद्र में ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो भूकंप आता है सबसे पहले, ध्यान देना। तो सुनामी और चक्रवात में लोगों को डिफरेंस नहीं पता होता है, आज पता कर लो। सुनामी क्या होता है? सबसे पहले इसमें समुद्र में भूकंप आएगा और भूकंप से ज्वालामुखी विस्फोट आएगी, ठीक है, जिससे समुद्र की लहरें तेजी से तटों की तरफ आने लगती हैं और तटों पर भारी तबाही आती है, जैसे कि दोस्तों 2004 की तमिलनाडु सुनामी। ये तो हो गई अपनी भूवैज्ञानिक आपदाएं। आगे देखेंगे प्राकृतिक आपदाओं का दूसरा टाइप है मौसम संबंधी आपदाएं, जो मौसम के कारण उत्पन्न होती है, जैसे कि बाढ़। तो बरसात के पानी से जब किसी जलराशि यानी कि जैसे तालाब, नदी, झील, ये सब जलराशि होती है, वाटर बॉडीज़ का पानी असामान्य रूप से बढ़ जाए तो आसपास के इलाके जलमग्न हो जाते हैं। चक्रवात किसे कहते हैं? ये बड़े घूमते हुए तूफान होते हैं जिसमें तेज हवाएं और भारी बरसात होती है। इससे तटों पर रहने वाले, जो समुद्र के किनारे जो तट है वहाँ पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, उनके घर उजड़ जाते हैं और जो उनके गाय, भैंस, बकरी, मवेशी होती है उनका नुकसान होता है। ऐसे ही दोस्तों फॉरेस्ट फायर यानी कि
जंगल की आग ये अनियंत्रित आग है जिस पे कंट्रोल पाना बहुत मुश्किल है, जो वनस्पति के माध्यम से फैलती है, यानी कि कई बार पत्तों के आपस में रगड़ खाने से, घर्षण की क्रिया से, ठीक है, जब पेड़ टकराते हैं, सूखे पेड़, तब जंगल में आग लग जाती है। और दोस्तों कई बार बीड़ी सिगरेट फेंकने से भी आग लग जाती है। और जब गर्मी का मौसम होता है तब जंगल की आग बहुत तेज़ी के साथ फैलती है। सूखा, सूखा क्या है दोस्तों, ये असामान्य रूप से उच्च तापमान की लंबी अवधि होती है जिसके कारण जल की कमी हो जाती है और कृषि को बहुत ज़्यादा नुकसान इसमें पहुंचता है। यानी कि किसी इलाके में लंबे समय तक अगर बरसात नहीं हो वहाँ पे सूखा पड़ेगा। उष्ण लहरें, जैसे कि दोस्तों दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में हम हीट वेव्स को महसूस करते हैं गर्मियों के अंदर। जब किसी जगह का तापमान असामान्य रूप से अधिक गर्म हो जाए तो इसे उष्ण लहरें कहते हैं। उत्तर भारत में इसे लू कहते हैं। तो लू की चपेट में काफ़ी लोग आ जाते हैं, मर जाते हैं। शीत लहरें, जब किसी जगह का तापमान असामान्य रूप से बहुत कम हो जाए, जैसे कि उत्तर भारत में सर्दियों के दिनों में शीत लहरें चलती हैं दोस्तों। स्पेशली राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड काफ़ी ठंडी हवाएं चलती हैं। ये दोस्तों पहला सवाल था। आई होप दोस्तों मैं आपको समझा पा रहा हूँ। थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखना, मतलब वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन वीडियो को पूरा देखने के बाद में इसको लिख लिख के याद कर लेना, या फिर इसी वीडियो को 5 बार देख लेना आप, राइट, सेव करके। तो कन्फर्म दोस्तों आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है, इतना तो आप लिख ही आओगे। क्वेश्चन नंबर 2, आपदाओं और विकास के बीच घनिष्ठ संबंध है। यानी कि दोस्तों कहीं पर अगर बांध बनाते हैं तो बांध के बनाने के कारण भी दोस्तों कई बार भूकंप आ जाते हैं, जैसे कि महाराष्ट्र में कोयना नाम की जगह पे आया था, ठीक है। जंगल के बीचों बीच हम हाईवे तैयार कर रहे हैं पेड़ों को काट करके, तो आपदाओं को न्योता दे रहे हैं। तो एक तरफ तो विकास करते हैं, डेवलपमेंट के काम करते हैं, और दूसरी तरफ आपदाएं आती है, तो इनके बीच में क्लोज रिलेशंस हैं। इस स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो पहला हेडिंग लिखेंगे दोस्तों, इसमें विकास कार्यक्रम संवेदनशीलता को बढ़ा सकते हैं। संवेदनशीलता क्या होती है दोस्तों, वह सीमा जिस पर कोई समुदाय आपदा से प्रभावित हो सकता है। जैसे कि दोस्तों शहरों के अंदर, जैसे कि दिल्ली में काफ़ी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और वो नालों के करीब रहती है, उनके घर नालों के पास ही रहते हैं। जब बाढ़ आएगी दिल्ली में, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन अगर कभी बाढ़ आई तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन होगा, सबसे ज़्यादा वल्नरेबल, संवेदनशील कौन होगा, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। तो विकास कार्यक्रम संवेदनशीलता को बढ़ाते हैं। विकास कार्यक्रमों से किसी इलाके की संवेदनशीलता बढ़ जाती है, जैसे कि अनेक औद्योगिक विकास की प्रक्रियाओं के कारण आपदाएं आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम इंडस्ट्री, कारखाने लगाते हैं, इसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। जैसे कि यूरोप का एक देश है यूक्रेन, और यूक्रेन का एक सिटी है चेर्नोबिल। वहाँ पर एक न्यूक्लियर पावर प्लांट था, वहाँ पे दुर्घटना हो गई 1986 में। ऐसे ही दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हो गई थी 1984 में। तकरीबन 8-10 हज़ार के आसपास लोग मारे गए थे। जल संसाधन परियोजना के विफल होने, यानी कि कहीं पर बांध बनाते हैं, ठीक है, तो बांध टूटने की वजह से बाढ़ व भूकंप आ जाते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र में कोयना बांध के कारण 1967 में वहाँ पर भूकंप आ गया था, ये आपको याद रखना है। अत्यधिक पर्यटन के विकास के कारण दोस्तों, जैसे कि गोवा है, ठीक है, और केरल है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं। तो जहाँ पर टूरिस्ट लोग जाएंगे वहाँ पर होटल बनेंगे, रिसोर्ट बनेंगे, ठीक है, और इससे क्या होगा दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंगें वहाँ पर बन जाएंगी पर्यटन की वजह से, टूरिज़्म की वजह से। तो लेकिन जब उन इलाकों में समुद्री तूफान आएगा, सुनामी आएगी, तो उन इलाकों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। परिवहन और अन्य निर्माण गतिविधियों से बड़े क्षेत्रों में जंगल को काट दिया जाता है। जैसे कि जंगल के बीचों बीच काफ़ी सारे हाईवे निकल गए हैं, काफ़ी सारे पेड़ पौधे काट दिए हैं, जिससे भूस्खलन का खतरा वहाँ पर बढ़ जाता है। यानी कि दोस्तों मिट्टी के खिसकना, जो पहाड़ों का मलबा है बरसात के टाइम, वो गाँव में आने लगता है निचली तरफ, ठीक है। आप जानते हैं जहाँ पर पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को बचा के रखते हैं, वहाँ पर भूस्खलन नहीं होता, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। पशुधन विकास परियोजनाओं में वनस्पति को व्यापक नुकसान पहुंचता है, जिससे वहाँ रेगिस्तान का प्रसार होने लगता है। दोस्तों आजकल क्या कर रहा है, जैसे कि काफ़ी जगह काफ़ी पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर ग्रास लैंड यानी कि घास के मैदान बनाए जाते हैं ताकि वहाँ पर जानवर चरे। क्योंकि दोस्तों आप जानते ही है नॉनवेज की डिमांड, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, और पशुओं से जो भी सामग्री प्राप्त होती है उसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है, दूध की डिमांड बढ़ रही है। तो जानवरों की संख्या भी उतनी ही बढ़ाने के लिए, ठीक है, घास के मैदान बनाए जा रहे हैं वनों को, जंगलों को काटने के लिए, जिससे दोस्तों रेगिस्तान है धरती पर लगातार बढ़ता जा रहा है। आप हरियाणा के फरीदाबाद और गुड़गांव में ये फील कर सकते हो, रेगिस्तान बहुत तेज़ी के साथ में बढ़ता जा रहा है।
अनियोजित शहरी विकास से आपदा के समय वो क्षेत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं जहाँ अधिक जनसंख्या निवास करती है। दोस्तों अनियोजित मतलब बिना किसी प्लानिंग के, यानी कि जिसका मन जहाँ पर हुआ उसने मकान वहाँ पर बना लिया। उसने ये नहीं देखा कि बगल के अंदर यमुना नदी बह रही है और यमुना नदी के आसपास भी काफ़ी सारा अतिक्रमण हो चुका है, लोगों ने अवैध रूप से, इलीगल रूप से घर बना रखे हैं। तो इससे दोस्तों जब बाढ़ आएगी, भूकंप आएगा, वो लोग सबसे ज़्यादा प्रभावित होंगे जो कि ऐसे मकानों के अंदर रहते हैं। अब दोस्तों इसमें दूसरा हेडिंग डालना, विकास कार्यक्रमों से संवेदनशीलता घट सकती है। अभी तो बढ़ सकती है, ठीक है, वो पढ़ा, अब घट सकती है पढ़ेंगे। तो विकास के कार्यक्रम जैसे कि बांध बनाने से, भूकंप से बचने हेतु लचीले घरों के निर्माण से आपदा के हानिकारक प्रभावों से बचा जा सकता है। दोस्तों बांध बनाने का ये भी फायदा है कि आसपास के गाँव में बाढ़ नहीं आती है, ठीक है, नदी का पानी नहीं बढ़ता है। और जापान के अंदर देखते हैं दोस्तों, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भूकंप आते हैं, टापुओं का देश है, ठीक है, टापुओं का देश है, काफ़ी सारे आइलैंड है वहाँ पे जापान के अंदर। तो वहाँ पर ऐसे लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं जो कि भूकंप आने पर भी अगर टूट भी जाए तो नुकसान नहीं होगा। उन्हीं को कह रहे हैं लचीले घर, फ्लेक्सिबल होम्स। प्रभावशाली दीर्घकालिक विकास प्रोजेक्ट बनाकर क्षेत्र विशेष की संवेदनशीलता को कम किया जा सकता है। यानी कि दोस्तों लंबे समय के लिए हम एक लक्ष्य ले कि इस समुदाय को हमें बचाना है डिजास्टर से, तो हम उस समुदाय की संवेदनशीलता को कम कर सकते हैं, यानी कि आपदाओं से वहाँ नुकसान कम होगा फिर अगर इन फ्यूचर आपदा आई तो। सरकार तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठन मिलकर विकास के कार्यक्रमों जैसे पूर्व चेतावनी प्रणाली यानी कि अर्ली वार्निंग सिस्टम व उन्नत प्रौद्योगिकी यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी को विकसित करके वहाँ पर आपदा से होने वाले नुकसान को कम कर सकते हैं। तो दोस्तों सरकारें भी और जैसे कि संयुक्त राष्ट्र है, ये सारे सब मिल कर के लोगों को आपदा से बचाने का काम करते हैं। नियोजित शहरों को बनाने, यानी कि दोस्तों जैसे कि चंडीगढ़ देख लें आप, अंबाला देख लें, ऐसे शहर है दोस्तों जहाँ पे टाउन प्लानिंग बहुत ही बेहतरीन है, यानी कि हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी उसी जगह पे है, ठीक है, लोगों के घर भी एक निश्चित जगह पे बने हुए हैं, अंबाला और चंडीगढ़। तो ये सब नियोजित शहर हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, वहाँ पर जब भी कभी अगर मान लो आपदा आती है तो लोगों को कम नुकसान होगा। इसके अलावा दोस्तों जो लोग हैं उनको लोन देना चाहिए, तकनीकी सहायता देनी चाहिए। शहरों के अंदर बिजली लाइनों और संचार व परिवहन व्यवस्था, संचार यानी कि इंटरनेट की केबलें, ठीक है, फ़ोन की केबल्स वगैरह, तो इनको मजबूत बनाना चाहिए ताकि संवेदनशील इलाकों में आपदा से जान माल का नुकसान कम हो। थर्ड पॉइंट देखेंगे इसमें, लास्ट है दोस्तों, फिर आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। विकास की पहल के अवसर के रूप में आपदाएं। दोस्तों जैसे कि कहीं पर बाढ़ आ गई या कहीं पर भूकंप आ गया, तो बाढ़ को, भूकंप को रोका नहीं जा सकता है, वो तो आने वाली है, नुकसान होगा, लोग मरेंगे उसके अंदर, बिल्डिंगें कोलैप्स होंगी। लेकिन वो आपदा गुजरने के बाद में सरकारों को अपनी कमजोरियां पता लगेगा और सरकारों को ये पता लग जाएगा कि हम ये काम कर सकते थे पहले और लोगों को बचाया जा सकता था। तो अगर किसी क्षेत्र में आपदा आती है तो उस क्षेत्र की कमियां उजागर हो जाती है। सरकारों के लिए एक अवसर, अपॉर्चुनिटी की भी तरह काम करती है एक आपदा, क्योंकि सरकार को ये पता लगता है कि इस क्षेत्र का विकास कैसे करना है। आपदा आने के बाद वहाँ की सरकार आम जीवन की व्यवस्थाओं को पुनः शुरुआत करती है। ये दोस्तों दूसरा सवाल था। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लगभग हर साल आता है और इस साल भी आ सकता है, बहुत चांस बन रहे हैं। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन यानी कि कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर मैनेजमेंट के संस्थागत ढांचे की चर्चा करें। सबसे पहले मैं कहूँगा दोस्तों 5 बार आपको कम से कम सवाल पढ़ना है। हिंदी में ना समझ में तो इंग्लिश में पढ़ लेना, लेकिन आंसर उसी क्वेश्चन का लिखना जिसका आप अच्छे से समझ पाएँ क्या कहना चाहता है एग्जामिनर, क्या आपसे पूछना चाहता है, ठीक है। मजदूरों की तरह काम नहीं करना, वहाँ पे स्मार्ट वर्क करना है। पेज भरने से कभी नंबर नहीं मिलेंगे, है ना, भले कम लिख दो, कंटेंट की क्वालिटी आपकी शानदार होनी चाहिए। तो इसमें क्या लिखना है दोस्तों, पहले तो आप ये देखो समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हम एक समुदाय, एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो जब भी कभी आपदा आती है तो सारे लोग मिलकर के मतलब आपदा से प्रभावित लोगों को बचाते हैं। एक समुदाय के रूप में हम काम करते हैं संगठित होकर के, यही क्या कहलाता है, CBDM या समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन कहलाता है। तो इसके संस्थागत ढांचे की चर्चा करें तो इसमें क्या लिखना है दोस्तों, कुछ पॉइंट देखो आप। पहले, भारत में CBDM यानी कि समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे में बहुस्तरीय संरचना शामिल है, यानी कि इसमें काफ़ी सारी संस्थाएं काम करती हैं। जैसे कि शीर्ष स्तर पे यानी कि टॉप लेवल पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है ना, केंद्र सरकार चलाती है इसे।
एनडीएमए को। उसके बाद राज्य और जिला स्तरीय प्राधिकरण है, प्राधिकरण यानी कि अथॉरिटी, एनडीएमए मतलब नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री खुद रहते हैं। और दोस्तों इनका निर्माण, इन तीनों संस्थाओं का निर्माण, जैसे कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इन तीनों का ही निर्माण दोस्तों एक अधिनियम के द्वारा किया गया था। 2005 में वो संसद में पारित हुआ था, उसका नाम है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। तो इस अधिनियम ने सामुदायिक प्रशिक्षण यानी कि समाज में लोगों को ट्रेनिंग दी है, जागरूकता के कार्यक्रम चलाए हैं और इस ढांचे की स्थापना की है। स्थानीय संगठन व गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ कहलाते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और सरकारी एजेंसियां जमीनी स्तर पर आपदा की तैयारी और प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स सुनिश्चित करने के लिए सहयोग आपस में करते हैं। तो संस्थागत ढांचे का मतलब है कि इसमें सरकार की कौन कौन सी संस्थाएं काम करती है वही आपको लिखना है। पहला राष्ट्रीय स्तर यानी कि नेशनल लेवल पे देखो आप, इसमें पहली हेडिंग लिखेंगे आप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एनडीएमए राष्ट्रीय स्तर पर नीति निर्माण, योजना और आपदा प्रबंधन प्रयासों के मार्गदर्शन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। ये आपको पॉइंट रट लेना है दोस्तों। दूसरा देखो, राष्ट्रीय स्तर पे एक समिति बनी हुई है, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति। तो यह एनडीएमए के अधीन या उसके नीचे काम करता है तथा आपदा प्रबंधन कार्यों के लिए सहायता प्रदान करती है ये समिति। राज्य स्तर पे देखो आप, आपदा को रोकने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बना हुआ है। इसके अध्यक्ष या चेयरमैन मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर खुद होते हैं। तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एसडीएमए राज्य के भीतर आपदा प्रबंधन तथा एनडीएमए की नीतियों और दिशा निर्देशों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार, यानी कि दिल्ली से या केंद्र सरकार से जो भी दिशा निर्देश, जो भी गाइडलाइंस आएंगी उसको लागू कौन करेगा? एसडीएमए। आगे चलो, राज्य कार्यकारी समिति। तो स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी राज्य स्तर पर आपदा प्रबंधन गतिविधियों के लिए समर्थन और समन्वय प्रदान करता है। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है अधिकारियों के बीच में। जिला स्तर पे दोस्तों, जैसे कि जिला कलेक्टर आईएएस की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिले के भीतर आपदा प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। अब भारत में जैसे कि काफ़ी सारे राज्य हैं, 28 राज्य, उसमें भी काफ़ी सारे जिले हैं और प्रत्येक जिले में एक जिला कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बैठता है, ठीक है। तो वो अध्यक्ष होता है किसका? जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का। तो डीडीए में स्थानीय प्राधिकारियों यानी कि जो स्थानीय अधिकारी होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, कोमा एनजीओ और सामुदायिक संगठनों के साथ समन्वय करता है, यानी कि उनके साथ में मिल करके काम करता है। स्थानीय स्तर पे देखो आप क्या प्रयास किए जाते हैं आपदा को रोकने के लिए। पहला, समुदाय आधारित संगठन यानी कि कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। स्थानीय स्तर पर जो समुदाय आधारित संगठन होते हैं वो जमीनी स्तर पर आपदा तैयारी, प्रतिक्रिया यानी कि रिस्पॉन्स देते हैं और पुनः प्राप्ति यानी कि जो नुकसान हो चुका है उसकी भरपाई करने के लिए लग जाते हैं वापस। स्थानीय अधिकारी, ग्राम पंचायतें, नगर पालिका और अन्य स्थानीय सरकारी निकाय आपदा प्रबंधन में भाग लेते हैं तथा समुदाय को संसाधन और सहायता प्रदान करते हैं। ये आपकी चौथी हेडिंग थी स्थानीय स्तर पे आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है। तो ये सवाल क्या था? ये रट लो, ये रट लो, सवाल ही रट लो और फिर उसका आंसर रटना। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के संस्थागत ढांचे की चर्चा करें। इसमें 4 हेडिंग होगी, वो आपको मैंने समझा दी है। आगे चलते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, इससे वीडियो की रीच बढ़ेगी और मोटिवेशन मिलता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, आपदा तैयारी के प्रकारों के साथ उसके मुख्य अवयवों या उसके तत्व या उसके एलिमेंट पे चर्चा करें। आपदा तैयारी के प्रकार, तो आपदा तैयारी यानी कि डिजास्टर के दौरान जो प्रिपेयरनेस करते हैं, अपन प्रिपेयर करते हैं खुद को, तो आपदा तैयारी को आपदा से आने से पहले किए गए उपाय के कार्यों के रूप में परिभाषित किया गया है। यहाँ पर डेफिनेशन बता दी है कि आपदा तैयारी किसे कहते हैं, यानी कि आपदा आने से पहले हमारे वो सभी प्रयास जिससे कि आपदा से कम नुकसान हो, आपदा तैयारी कहलाती है। इसके प्रकार देखो, लक्ष्य मूलक तैयारी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल आया हुआ है ये सवाल। आपदा तैयारी के प्रकार तथा उसके मुख्य अवयवों पर टिप्पणी लिखो। पहला, लक्ष्य मूलक तैयारी, तो इस प्रकार की तैयारी से आपदा प्रभावित क्षेत्रों में विशेषतः महिलाओं, वृद्धों, बच्चों, पशुओं को लक्ष्य बनाकर उनकी सहायता की जाती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बच्चे, महिलाएं, ये सब। लक्ष्य मूलक यानी कि टारगेट करके हम आपदा से लोगों को बचाते हैं। पशुधन तैयारी, इसमें पहला पॉइंट लक्ष्य मूलक तैयारी में पशुधन यानी कि जो हमारे गाय, बकरी, भैंस ये सब होते हैं, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार पशु है। गाँव के अंदर दोस्तों लोग पशुओं से ही अपना जीवन यापन करते हैं, लाइवलीहुड का सोर्स है उनका। अतः पशुओं को सुरक्षित स्थान पर ले जाना, घायल पशु का उपचार करना, खोज व बचाव, पशुओं के लिए दवाइयों का संग्रह करके पशुधन को आपदा से बचाया जा सकता है। आगे लिखेंगे दूसरा पॉइंट, संयुक्त दीर्घकालीन स्वास्थ्य तैयारी करना, यानी कि लंबे समय तक
ठीक है, हम लंबे समय में मतलब 5 साल में लोगों के स्वास्थ्य को सुधार करने के लिए हमने कुछ योजना बनाई। तो इसमें संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान करके, यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पर बाढ़, भूकंप ये सब ज़्यादा आते हैं, चांसेस ज़्यादा रहते हैं, वहाँ के स्वास्थ्य सुधार इकाइयों को मजबूत करना, विशिष्ट समूह को प्राथमिक उपचार सिखाना, संसाधनों का नियोजन यानी कि संसाधनों को जुटाना, कार्य योजना यानी कि प्लानिंग करना, ये सब शामिल होता है किसमें, संयुक्त दीर्घकालीन स्वास्थ्य तैयारी में। आगे चलते हैं, समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन योजना क्या है दोस्तों। आपदा की तैयारी में समुदाय को शामिल करके हम लोगों का जीवन, पशुधन यानी कि हमारी जो गाय, भैंस, बकरियां हैं, भेड़ है, ऊँट है, संपत्ति की रक्षा यानी कि जो भी हमारा घर है, खेत है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, संसाधनों का विश्लेषण करना, चेतावनी व्यवस्था को मजबूत करना, मॉक ड्रिल का अभ्यास करना। मॉक ड्रिल यानी कि अभी आपदा आई नहीं है, लेकिन मतलब एक प्रकार की तैयारी करना कि आपदा अगर आ गई हो तो किस तरह से लोगों को बचाना, मॉक ड्रिल कहलाएगी। जोखिम विश्लेषण यानी कि कितना रिस्क है उसका एनालिसिस करना, आश्रय स्थलों का निर्माण करना यानी कि जो कच्चे मकान है वो बना देना, टीन शेड डाल देना कहीं पे, ये आश्रय स्थल कहलाते हैं। समन्वय योजना, इसमें सरकारी तथा गैर सरकारी एजेंसियों के बीच समन्वय विकसित करना शामिल होता है। समन्वय यानी कि कोऑर्डिनेट करना, मतलब 2 अधिकारी अगर आपस में बात कर रहे हैं आपदा को दूर करने के लिए, समन्वय योजना कहलाएगी। दूसरी तैयारी है कार्यमूलक तैयारी, इसमें ये कार्य शामिल होते हैं जैसे कि मैपिंग, मतलब किसी जगह का मानचित्र बना लेना, कितने घर हैं, कितने नुकसान हुआ है, कहाँ से बाढ़ आई है, ये सब मैप बनाना। योजना बनाना, आपदा कार्य बल निर्माण यानी कि आपदा के दौरान कौन से व्यक्ति लोगों की सहायता करेंगे, उन लोगों को चिन्हित कर लेना। कार्य बलों व स्वैच्छिक दलों का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग देना लोगों को। संरचनाएं बनाना यानी कि मकान वगैरह, जो अस्थायी टेम्परेरी मकान है, शेल्टर हाउस, वो बनाना। जागरूकता अभियान, लोगों को जागरूक करना कि इस बीमारी से बच सकते हैं, ऐसे बचो आप भूकंप से, ये सब। आगे चलते हैं, आपदा प्रबंधन कार्यों को संचालित करना, नए कर्मचारियों की भर्ती करना, ठीक है, ये सब कार्यमूलक तैयारी में शामिल होता है। तीसरा देख लो, आपदा मूलक तैयारी, तीसरा टाइप है। इसमें दोस्तों 2 पॉइंट है, संरचनात्मक तैयारी के उपाय, यानी कि दोस्तों आपदा मूलक तैयारी में हम क्या करते हैं कि संरचनाएं बनाते हैं। संरचना मतलब जैसे कि कहीं पर घर बना दिया, ठीक है, पशुओं के लिए कोई बाड़ा जैसा कुछ संरचना बना दी। और गैर संरचनात्मक तैयारी के उपाय भी किए जाते हैं आपदा मूलक तैयारी में। इसमें प्रशासनिक नियम बनाना, बीमा योजना, जैसे कि कोई मर गया तो उसके घर वालों को कुछ पैसा मिल जाए, इंश्योरेंस टाइप का, सूचना, शिक्षा, प्रशिक्षण, समुदाय की भागीदारी, चेतावनी प्रणाली तथा संस्थानों का निर्माण, प्रोत्साहन व सार्वजनिक जागरूकता उत्पन्न करना शामिल होता है किसमें गैर संरचनात्मक तैयारी के उपायों में। ये सब आपदा मूलक तैयारी में आपको लिखना है। तो ये 3 टाइप हो गए तैयारी के। आगे चलते हैं, इसके मुख्य अवयव या घटक देखो आपदा तैयारी के। तो पहला है क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, स्थानीय स्तर पर आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियाँ, तकनीक, प्रशिक्षण, संस्थागत क्षमताओं को मजबूत करना। आपदा न्यूनीकरण यानी कि दोस्तों आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए क्षेत्र के लोगों से बातचीत करना, सूचना का आदान प्रदान करना, आपदा तैयारी की योजनाएं बनाना, नीतियों को समय पर पूरा करना तथा अधिक संवेदनशील क्षेत्रों व समूहों की पहचान करके उन पर विशेष ध्यान देना। आगे चलो, आपातकालीन निधियों की स्थापना करना, यानी कि इमरजेंसी में दोस्तों हमें कुछ पैसा चाहिए तो कुछ फंड बना देना, जैसे कि दोस्तों प्रधानमंत्री राहत आपदा कोष है, वहाँ पर पेटीएम से, फ़ोनपे से, गूगल पे से हम पैसे देते रहते हैं जब भी देश में भूकंप, बाढ़ वगैरह आते हैं। ये सब आपातकालीन निधियाँ होती हैं और आपको भी 2, 5, 10 रुपये तो देना ही चाहिए। साझेदारों को आपदा राहत योजनाओं में शामिल करने हेतु एक विशिष्ट तंत्र बनाना। साझेदार कौन होते हैं, जैसे कि विभिन्न प्रकार की एजेंसियां, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सरकार, गैर सरकारी संगठन, ये सब साझेदार होते हैं जो कि समुदाय को आपदा से बचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों, उड़ीसा महाचक्रवात तथा इस संदर्भ में उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका पर चर्चा करें। दोस्तों उड़ीसा के अंदर बहुत तगड़ा एक चक्रवात आया था 29 अक्टूबर 1999 में। तो यहाँ पर एक भयानक चक्रवात आया तटों पर, समुद्र में ज्वार भाटा, यानी कि ज्वार भाटा क्या होता है, जब चंद्रमा के जो चांद होता ना उसके आकर्षण बल से जब समुद्र का पानी आसमान में ऊपर उठने लग जाए और वापस नीचे गिरने लग जाए समुद्र में, उसको कहते हैं ज्वार भाटा। तो ज्वार भाटा आने से जो 7 से 10 मीटर की ऊंचाई से जो लहरें वो गिर रही थी तटों की तरफ, लहरें बहुत तेज़ी के साथ में आगे बढ़ रही थी, हवा भी काफ़ी ज़्यादा बह रही थी, जैसे कि 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा बह रही थी उड़ीसा में 1999 में, आज से तकरीबन 26 साल पहले। इसे उड़ीसा के 12 जिलों में 1200 किलोमीटर का एरिया तबाह हो गया, 14,000 गाँवों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचा, 4 लाख पशुओं, 10,000 लोगों की मौत हो गई। चक्रवात के कारण अचानक तेज बाढ़ आने से काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ। जान मतलब लोगों की ज़िंदगियाँ और माल मतलब लोगों की प्रॉपर्टीज़।
अनेक लोग व बच्चे बेसहारा व लापता हो गए। उड़ीसा सरकार, सेना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, नागरिक समाजों ने अल्पकालिक यानी कि कुछ तुरंत उपाय किए। अल्पकालिक यानी कुछ समय के लिए, कमी समय में किए जाने वाले उपाय अल्पकालिक उपाय कहलाएंगे और लंबे समय में किए जाने वाले उपाय दीर्घकालिक उपाय कहलाएंगे, ताकि आपदा से नुकसान कम से कम हो सके। तो उड़ीसा की सरकार ने अच्छा काम किया है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा इसका पोर्शन था उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की भूमिका। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रीय स्तर पे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बना हुआ है और हर राज्य में क्या होता है, SDMA यानी कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। तो ऐसे ही उड़ीसा में है। तो इसने क्या रोल प्ले किया ये पढ़ते हैं। OSDAMA यानी कि उड़ीसा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इसने समुदाय केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया, यानी कि लोगों को केंद्र में रखा, समुदाय को केंद्र में रखा तथा आपदा जोखिम न्यूनीकरण एवं प्रबंधन में प्रशिक्षण एवं भागीदारी के माध्यम से स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाया। यानी कि दोस्तों लोगों को कनेक्ट किया, लोगों को ट्रेनिंग दिया OSDMA ने, ठीक है, ताकि आपदा के प्रभाव कम से कम किए जा सके, ट्रेनिंग वगैरह दी। OSDAMA ने नियमित मॉक ड्रिल का अभ्यास किया। इसमें अनेक सरकारी अधिकारी, जिला प्रशासन और NGO स्वयंसेवक शामिल थे। स्वयंसेवक मतलब जब आपकी अंदर से आपकी जो आत्मा बोलती है लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो आप भी स्वयंसेवक या वॉलंटियर कहलाते हो। OSDMA ने राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर आपदा प्रबंधन नीतियों और प्रथाओं मतलब नियम या परंपराओं को आकार देने में योगदान दिया है। OSDAMA ने बुनियादी ढांचे का विकास यानी कि सड़कें बनाई, इंटरनेट की लाइनों को ठीक किया, मोबाइल टावरों का निर्माण किया, है ना, पेयजल के केंद्र बनाए, लोग पानी पी सके वहाँ पर, पूर्व चेतावनी प्रणाली, समुदाय आधारित रणनीतियाँ विकसित की। ये इसका योगदान था। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके लिए एक मैंने चैप्टर बना रखा है, आप प्लेलिस्ट भी जाके चेक कर सकते हैं अगर आपके पास टाइम है। तो मैंने सारे चैप्टर के नोट्स हैंड रिटन बना रखे हैं, आप वो भी देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चक्रवात, बाढ़ और सूखे के दौरान पारंपरिक मूल ज्ञान और निपटने की महत्व की चर्चा करें। दोस्तों पारंपरिक मूल ज्ञान क्या होता है? देखो अभी तो क्या है कि हमारे पास में कंप्यूटर आ गए, मोबाइल सब आ गए, इंटरनेट है हमारे पास में, और मोबाइल के अंदर सरकार सूचना मैसेज भेज देती है पहले कि आज रात चक्रवात आने वाला है, 5 दिन बाद भूकंप आने वाला। लेकिन आज से मान लो 50-100 साल पहले ये सब थोड़ी था। तो पहले दोस्तों मतलब प्रकृति हमें संकेत देती थी। जानवर है जैसे कि कुत्ते दिन में भौंकने लगते थे, मछलियाँ हैं वो तटों पर आकर के अपने आप मर जाया करती थी, ठीक है, और चिड़िया आसमान में उड़ा करती थी झुंडों में। ये असामान्य व्यवहार कहलाते हैं जानवरों के। तो लोग हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो इन संकेतों को देख करके वो समझ जाते थे कुछ भयानक घटने वाला है। तो ये उनका पारंपरिक मूल ज्ञान था, वो पहले से ही तैयारी कर लेते थे, पहले से ही अपना राशन पानी या उस जगह को छोड़ के चले जाते थे। तो किस तरह से बचते थे पहले के लोग वो देखेंगे। समुदायों का पारंपरिक मूल ज्ञान पीढ़ियों से चला आ रहा है, जो समुदायों को प्राकृतिक खतरों को समझने और उनको प्रभावी ढंग से उनका जवाब देने में मदद करता है। इन रणनीतियों का क्या महत्व है? स्वदेशी समुदायों ने पशु व्यवहार, यानी कि दोस्तों जैसे कि आपको मैंने बताया कि जो कुत्ते भौंकने लगते हैं ज़बरदस्ती, और उनके जो नाखून रहते हैं, जो पंजे रहते हैं, वो ज़मीन को खुरचने लगते हैं बार बार, ठीक है, जानवर रोने लगते हैं। तो ये पशु व्यवहार उनको देख करके मौसम पैटर्न, यानी कि मौसम में अचानक से बदलाव, जल स्तर संकेतकों, पानी का लगातार बढ़ना आदि संकेतकों का उपयोग करके आपदाओं की भविष्यवाणी करने हेतु अनोखे तरीके विकसित कर लिए हैं समुदाय ने। स्थानीय समुदाय बाढ़ चक्रवात से बचने हेतु लचीले घरों का निर्माण करते हैं। जैसे कि दोस्तों असम के जो माजुली द्वीप है तथा सिक्किम में जो भूटिया जनजाति के लोग हैं, वो बहुत ही ऐसे घर बनाते हैं जो बाढ़ से कम प्रभावित होते हैं। समुदाय प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके अपना बचाव स्वयं करते हैं। जैसे कि दोस्तों उत्तर पूर्व भारत, यानी कि यहाँ पर मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर दोस्तों मैंग्रोव वनों को विकसित किया है जनजातियों ने। मैंग्रोव वन क्या होते हैं? जो कि चक्रवात से लोगों को बचाते हैं। जो तेज़ हवाएं आती हैं, ये मैंग्रोव वन लोगों की रक्षा करते हैं, उस हवा को शहर में नहीं आने देते हैं। साथ ही ये लोग सीढ़ीदार खेती करते हैं जो इन्हें चक्रवात और तूफानों से बचाते हैं। स्वदेशी ज्ञान का प्रयोग से सामुदायिक भागीदारी बढ़ती है। स्वदेशी ज्ञान को मान्यता देने से समुदायों में स्वामित्व और जिम्मेदारी की भावना बढ़ती है, जिससे आपदा प्रबंधन परिणामों में सुधार होता है। यानी कि दोस्तों एक समाज के लोग समझते हैं कि आपदा आने वाली है, मिल कर के काम करते हैं, तो इससे वो दोस्तों आपदा के खतरों को टाल देते हैं। बाढ़ से बचने का स्वदेशी ज्ञान देखो तो बाढ़ के दौरान बहुत सारे लोग हैं दोस्तों आज भी मकानों को ज़मीन से ऊपर उठा देते हैं। शहरों के अंदर पॉसिबल नहीं है।
खाद्यान्न का भंडारण यानी कि खाने पीने की वस्तुएं पहले से ही कलेक्ट कर लेते हैं, पशुओं को जानवरों को सुरक्षित स्थान पे पहले ही ले जा जाते हैं और खुद भी ऊंचे स्थानों पे शरण ले लेते हैं। इस तरह से बाढ़ से बचते हैं पहले के लोग, आज भी ऐसा करते हैं कुछ लोग। चक्रवात, तो ऐसी चक्रवात से कैसे बचते हैं लोग, ऐसी छत सामग्री यानी कि जब छत बनाते हैं, रूफ बनाते हैं अपन घर की, तो उसके अंदर ऐसे मटेरियल डालना और डिज़ाइन का उपयोग करना जो तेज़ हवाओं का सामना कर सके। और लोग घरों के आगे नारियल और केले के पेड़ लगाते हैं जो कि चक्रवात की जो तेज़ हवाएं हैं उनको वो झेल जाते हैं। नारियल और केले के पेड़ ये लगाने चाहिए जहाँ पर चक्रवात साइक्लोन्स आते हैं। सूखे से कैसे बचते हैं लोग, जैसे आज भी दोस्तों राजस्थान, गुजरात, हरियाणा में लोग टांका विधि का प्रयोग करते हैं। अपनी जो छत रहती है उसके पीछे एक बड़ा सा टैंक बना लेते हैं, गड्ढा बना लेते हैं जिसमें बरसात का पानी आता है, ठीक है, और गर्मियों के मौसम में उस पानी का यूज करते हैं राजस्थान में स्पेशली दोस्तों। और जोहड़ क्या होता है, गांव के बीचों बीच एक बहुत गहरा गड्ढा बना देना। आदि पारंपरिक जल संचयन तकनीकों की मदद से स्थानीय समुदाय शुष्क मौसम में पानी प्राप्त करते हैं। जल संचयन तकनीक मतलब पानी को इकट्ठा करने की टेक्नोलॉजी। सूखा पड़ने से पहले ही समुदाय जानवरों के लिए चारा व खाद्य पदार्थों का संग्रह कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों हर साल आता है, इस साल भी आएगा दोस्तों। भारत की संवेदनशीलता के रेखा चित्र का वर्णन करें। तो मैंने दिसंबर 2024 की वीडियो में इसका सॉल्यूशन लिख रखा है, उसको रट लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 अपना कंप्लीट होगा। इसमें आपको क्या बताना है, संवेदनशीलता का रेखा चित्र, यानी कि दोस्तों भारत के अंदर बहुत सारी आपदाएं आती है, हर राज्य आपदा से प्रभावित है। तो आपको बताना है कि भूकंप कहाँ कहाँ पे आते हैं, चक्रवात कहाँ पे आते हैं, बाढ़ कहाँ पे आती है, भूस्खलन कहाँ पे आते हैं, उन राज्यों के नाम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीतियों पर टिप्पणी लिखें। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है 20 नंबर का एक शानदार सवाल है, देखते हैं दोस्तों। तो आपदा से लोगों को बचाने के लिए दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे क्या प्रयास किए गए हैं, कौन कौन से सम्मेलन हुए हैं, वो आपको लिखना है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक, दशक मतलब 10 साल का टाइम पीरियड। न्यूनीकरण यानी कि मिटिगेशन यानी कि कम करना। दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु 11 दिसंबर 1987 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1990 के दशक को आपदा न्यूनीकरण दशक घोषित कर दिया गया। यानी कि 1990 से लेकर सन 2000 ईस्वी तक जो देश हैं, ठीक है, वो प्रयास करेंगे लोगों को प्राकृतिक आपदा से बचाने के लिए। जैसे कि राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन के उपाय की योजना बनाएंगे देश और उनको लागू करेंगे। कार्यान्वयन मतलब एग्जीक्यूट करना, लागू करना। विकास कार्यक्रमों को आपदा रोकथाम नीतियों के अनुसार बनाएंगी। आपदा से लड़ने हेतु तैयारी करेंगे, रोकथाम राहत के काम चलाएंगे। पुनः उत्थान यानी कि रिकवरी, यानी कि दोस्तों जैसे कि कहीं पे भूकंप आया तो जो घर ढह गए उनको वापस से बनाना, पुनः उत्थान करना के महत्व को जनता को बताकर समुदाय को प्रशिक्षित करना, ट्रेनिंग देना लोगों को। ये सब शामिल था किसमें, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण दशक के अंदर, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित किया गया था। दूसरा देखो योकोहामा कार्यनीति। दोस्तों योकोहामा एक सिटी है जापान का, तो इस सिटी के अंदर दुनिया भर के देश आए थे। मई 1994 में ये समझौता लागू हुआ था। इसमें निम्न बातें शामिल थी, जैसे कि प्रत्येक देश अपने नागरिकों को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने हेतु सभी प्रयास करेगा। विकासशील देश जैसे कि भारत है, पाकिस्तान है, चाइना है, दक्षिण अफ्रीका है ना, और ऐसे देश जो कि दोस्तों लैंड लॉक्ड है, जैसे कि अफगानिस्तान जो कि चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ, समुद्र नहीं है, लैंड लॉक्ड कंट्री कहलाते हैं। तथा छोटे द्वीपीय देश जैसे कि दोस्तों वेस्ट इंडीज़ है, ये सब टापू वाले देश है, मालदीव है, तो उनको प्रमुख रूप से ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों छोटे टापू देश हैं, बाढ़ आने पर डूब जाएंगे सबसे पहले। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को आपदाओं को रोकने, कम करने और समन यानी कि मिटिगेशन यानी कि आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु प्रौद्योगिकियाँ साझा करनी पड़ेंगी। तो जैसे कि अमेरिका के पास में भाई चक्रवात को, भूकंप को रोकने के लिए क्या टेक्नोलॉजी है, वो और भी देशों को बताए अमेरिका। ये सब कहा गया था किसमें, योकोहामा कार्यनीति में। आगे चलते हैं दोस्तों, ह्योगो फ्रेमवर्क क्या है दोस्तों। ह्योगो एक सिटी है, ठीक है, और जापान का ये एक सिटी है। तो जिस भी सिटी में दुनिया के देश मिलते हैं आपदा को रोकने के लिए, लोगों को बचाने के लिए, उसी सिटी के नाम पर उस सम्मेलन का नाम पड़ जाता है। जैसे कि ह्योगो फ्रेमवर्क यह एक वैश्विक योजना थी जिसका मकसद आपदाओं के खतरे को कम करना था। इसे 2005 में जापान के ह्योगो शहर में अपना गया था। इसकी कुछ बातें सुन लो। सतत विकास की नीतियाँ, यानी कि ऐसा विकास जिससे कि इन्वायरमेंट को नुकसान कम से कम हो और भावी पीढ़ी और वर्तमान की पीढ़ी को दोनों को लाभ हो। योजना कार्यक्रम बनाकर आपदा जोखिम को कम करना। आगे चलते हैं, सामुदायिक स्तर पे संस्थानों क्षमताओं का मजबूत बनाना। क्षमता मतलब भाई लोगों को ट्रेनिंग देना,
आपदा की रोकथाम न्यूनीकरण तैयारी करके संवेदनशीलता कम करना, जोखिम प्रबंधन नीतियों, योजनाओं व निर्माण प्रक्रियाओं को बनाते समय जेंडर संतुलन को ध्यान रखना चाहिए। ये सब कहा गया था ह्यूगो फ्रेमवर्क में। जेंडर संतुलन क्या होता है दोस्तों? महिलाओं और पुरुष के बीच में किसी तरह का भेदभाव नहीं करना चाहिए, यानी कि आपदा को बचाने के लिए अगर आदमियों के लिए, मर्दों के लिए किसी प्रकार का कानून है तो वैसा ही कानून औरतों के लिए भी लागू होना चाहिए, तब जाके जेंडर संतुलन हो पाएगा। सेंडाई फ्रेमवर्क दोस्तों, यह एक वैश्विक समझौता था जिसे आपदा जोखिम को कम करने हेतु बनाया गया था। इसे जापान के सेंडाई शहर में 2015 में अपनाया गया था। इसके उद्देश्य देखो, सेंडाई फ्रेमवर्क की साल 2030 तक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करना, 2020-2030 तक वैश्विक मृत्यु दर को कम करना, 2030 तक स्वास्थ्य, शिक्षा सेवाओं का विस्तार करना, सभी लोगों को एजुकेशन, हेल्थ ये सब देना ताकि वो लोग आपदा से बच सकें। 2030 तक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाकर पूर्व चेतावनी प्रणाली को विकसित करना। पूर्व चेतावनी प्रणाली जानते हो ना, जैसे कि 5 दिन बाद में भूकंप आने वाला है तो पहले ही सरकार है वो मैसेज के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू लोगों को बता देती है। और आगे देखो, सेंडाई फ्रेमवर्क में 2030 तक पुनः उत्थान व पुनर्निर्माण करना। पुनः उत्थान यानी कि रिकवरी, पुनः उत्थान यानी कि रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, मकानों को फिर से बना देना। तो ये सब शामिल था दोस्तों सेंडाई फ्रेमवर्क में। आपको 4 हेडिंग याद रखनी है कि सवाल रट लो, पहले तो सवाल रट लो तब जाके आंसर रटोगे। आपदा प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्यनीतियों पर टिप्पणी लिखना था, 4 हेडिंग थी इसमें। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, क्षति आंकलन यानी कि डैमेज असेसमेंट की आयामों पर चर्चा करें। आ सकता है दोस्तों, आया हुआ भी है। क्षति आंकलन यानी कि प्राकृतिक, आकस्मिक यानी कि अचानक से घटित होने वाली और मानव जनित आपदा के परिणाम स्वरूप समुदाय को होने वाले नुकसान और पीड़ा को जानने की एक प्रक्रिया है क्षति आंकलन। यानी कि किसी जगह पर कोई आपदा आई है तो उससे क्या नुकसान हुआ, कितना नुकसान, कितने लोग मर गए, ये सब क्षति आंकलन कहलाता है। इसके आपको डायमेंशंस या पहलू या आयाम लिखने हैं। पहला है दोस्तों मानव जीवन की हानि, तो इसमें मृत्यु, स्थायी विकलांगता यानी कि कुछ लोग हैं वह हैंडीकैप्ड हो जाते हैं, गंभीर चोटें, मामूली चोटें और लापता लोगों का डाटा इकट्ठा किया जाता है। फिर दूसरा, संपत्ति को नुकसान, इसमें निजी और सार्वजनिक संपत्तियों, फसलों और पशुधन यानी कि दोस्तों जितने भी हमारे पास में भेड़ बकरियां ये सब है, गाय भैंस, कृषि, वृक्षारोपण, सड़कों, जल आपूर्ति, बिजली व अन्य बुनियादी ढांचे की सुविधाओं को होने वाला नुकसान शामिल होता है। आगे चलते हैं, मूल्यांकन के स्तर क्या पढ़ रहे हैं, क्षति आंकलन की आयाम हम पढ़ रहे हैं कि कितना नुकसान किस इलाके में हुआ है। तो मूल्यांकन के स्तर देखो, इसमें त्वरित क्षति आंकलन यानी कि किसी भी इलाके में हम नाम पता लगाएंगे किस इलाके का नुकसान हुआ है, आपदा के कारक यानी कि किस कारण से आपदा आई है, आपदा आने की तिथि, डेट क्या थी और टाइम क्या था, इससे कौन कौन से इलाके प्रभावित हुए, कुल प्रभावित गाँव और आसपास का इलाज यानी कि वहाँ पर प्राथमिक उपचार की व्यवस्था है कि नहीं है, हम किस में देखते हैं, त्वरित क्षति आंकलन में। और ये तीसरी हेडिंग में है, मूल्यांकन के स्तर में लिख देना है आपको। आगे चलते, कुल आबादी कितनी है। और दोस्तों मूल्यांकन के स्तर में दूसरा पार्ट है विस्तृत क्षति आंकलन। विस्तृत का मतलब हम पूरा नुकसान जो हुआ है वो पता लगाते हैं। इसमें आपदा से संबंधित सभी बिंदुओं का गहन व व्यापक विश्लेषण किया जाता है। यह आंकलन आपदा के दौरान हुई विफलता के तंत्र की भी जांच करता है कि सरकारों की क्या गलतियां थी, लोगों की क्या गलतियां थी। घटना का दायरा, ये चौथा आयाम होगा क्षति आंकलन का। इसमें कुल क्षति और चोटों सहित घटना का संपूर्ण दायरा शामिल होता है। पांचवा, आवश्यक संसाधन, इसमें घटना के प्रबंधन और उससे उबरने के लिए आवश्यक संसाधन शामिल होते हैं। संबंधित विभाग और सहायता समूह, ये छठवां आयाम होगा क्षति आंकलन का। संबंधित प्रशासनिक विभाग को अपने कर्मचारियों के माध्यम से जल्द आपदा से संबंधित सूचनाओं को कलेक्ट करना चाहिए। इस हेतु वो नागरिक समाज, सहायता समूह या मीडिया की भी सहायता लेते हैं ताकि तात्कालिक यानी कि तुरंत रूप से व दीर्घकालिक आपदा राहत के उपायों को अपनाकर जान माल की रक्षा कर सके। ये कौन सी हेडिंग में लिखोगे, संबंधित विभाग और सहायता समूह। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, आपदा प्रबंधन में केंद्र व राज्य सरकारों की भूमिका का परीक्षण करें। बार बार आता रहता है ये सवाल कि जब भी आपदा आती है तब केंद्र और राज्य सरकारों का क्या रोल रहता है, क्या भूमिका रहती है, वो देखना है। पहले तो अपन केंद्र सरकार की भूमिका देखेंगे। वित्तीय सहायता पहला पॉइंट है इसमें। तो केंद्र सरकार राज्यों को पैसा देती है और भौतिक सहायता प्रदान करती है जब वे किसी आपदा से ग्रसित होते हैं। जैसे कि राजस्थान के अंदर अगर बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है तो केंद्र सरकार, दिल्ली की जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, वो पैसा भी देगी और कुछ सामान, खाद्य सामग्री ये सब देगी राजस्थान के लोगों को।
दूसरा है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो कि राष्ट्रीय स्तर पे आपदाओं को रोकने के लिए बनाया गया था, एनडीएमए। तो एनडीएमए राष्ट्रीय नीति निर्धारित करता है, दिशा निर्देश प्रदान करता है तथा आपदा प्रबंधन में राष्ट्रीय प्रयासों का समन्वय करता है, यानी कि सभी राष्ट्रीय प्रयास हैं वो एक साथ मिलकर के लोगों के लिए काम करें, कोऑर्डिनेट करता है। थर्ड इसमें लिखना राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, एनडीआरएफ की टीम होती है दोस्तों, लोगों को जो भूकंप से बचाती है, बाढ़ से बचाती है, आपने देखा होगा। इनकी एक वर्दी भी होती है, एनडीआरएफ के जवान होते हैं। एनडीआरएफ एक विशेष बल है जिससे केंद्र सरकार द्वारा बड़ी आपदाओं के दौरान राज्यों की सहायता हेतु तैनात किया जाता है। आगे चलो दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान, ये मतलब एक प्रकार की कॉलेज है जहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, लोगों को पढ़ाया जाता है किस तरह से डिजास्टर से बचना चाहिए। तो एनआईडीएम आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण यानी कि लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, अधिकारियों को अनुसंधान रिसर्च करता है तथा केंद्र और राज्य दोनों सरकारों को सहायता प्रदान करता है ये संस्थान। पांचवा लिखोगे समन्वय और समर्थन, यानी कि कोऑर्डिनेट करना। समन्वय जानते हो ना, जैसे कि आप अधिकारी हो और आप दूसरे अधिकारी के साथ में मिलकर के कुछ बात करते हो, लोगों को बचाने का प्रयास करते हो दोनों मिलकर के, तो आपके बीच में क्या होगा, समन्वय होगा। तो केंद्र सरकार आपदाओं पर एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र बलों सहित विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और एजेंसियों के साथ समन्वय करती है। यानी कि केंद्र सरकार है दोस्तों, वहाँ पर इंडियन आर्मी को, भारत की सेना को भी लगा देगी, एनडीआरएफ के जवान भी लगे होंगे, विभिन्न विभागों के मंत्रालयों के अफसर भी वहाँ पे लगे होंगे। नीति और विधान, नीति यानी कि पॉलिसी, विधान यानी कि कानून। केंद्र सरकार आपदा प्रबंधन पर कानून बनाने और राष्ट्रीय नीति निर्धारित करने हेतु जिम्मेदार है। सब केंद्र सरकार ही बनाती है कानून और नीतियाँ। पूर्व चेतावनी प्रणालियाँ, केंद्र सरकार बहु खतरे की पूर्व चेतावनी प्रणालियों के विकास और रखरखाव का समर्थन करती है कि केंद्र सरकार ही बनाती है चेतावनी प्रणाली, किस तरह से लोगों को चेताना है, किस तरह से मैसेज देना है। संसाधन जुटाना, तो केंद्र सरकार राहत और प्रतिक्रिया हेतु संसाधन जुटाती है। निधि प्रबंधन यानी कि पैसों की व्यवस्था करना, फंड अरेंजमेंट। केंद्र सरकार आपदा प्रतिक्रिया यानी कि आपदा का रिस्पॉन्स देने के लिए और न्यूनीकरण यानी कि आपदा के प्रभावों को कम करने के लिए राष्ट्रीय निधियों का प्रबंधन करती है। जैसे कि दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष बना हुआ है, ऐसे ही राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष भी बना हुआ है, जिसके अंदर जो पैसा रखा रहता है वो भूकंप, बाढ़, इन सब में काम आता है, केंद्र सरकार का पैसा है। राज्य सरकार की क्या भूमिका है आपदा प्रबंधन में, देखो प्राथमिक जिम्मेदारी, राज्य अपने क्षेत्र में आपदा प्रबंधन गतिविधियों की योजना बनाने, उसको लागू करने, समन्वय के लिए जिम्मेदार है, जिसमें बचाव, राहत और पुनर्वास के प्रयास शामिल होते हैं। पुनर्वास यानी कि मान लो किसी का घर उजड़ गया, तबाह हो गया, तो उसको किसी दूसरी जगह पर घर बना देना, उसको दूसरी जगह शिफ्ट कर देना, पुनर्वास कहलाता है। ये राज्य सरकारों की प्रायोरिटी रहती है। दूसरा लिखेंगे इसमें हेडिंग, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA, राज्यों के पास नीतियाँ बनाने, योजना बनाने और आपदाओं का प्रबंधन करने हेतु अधिकार होते हैं। SDMA की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री करता है और हर राज्य का एक SDMA होता है, जैसे कि राजस्थान का है, महाराष्ट्र का, ये सब। स्थानीय समन्वय, तो SDMA जमीन स्तर पर समन्वित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जिला और स्थानीय प्राधिकारियों के साथ मिलकर भी काम करता। मुख्यमंत्री सीधा जिला कलेक्टर को आदेश देता कि तुम्हारे जिले के अंदर जो बाढ़ आई है उसको कम करने का प्रयास करो। क्षमता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग यानी कि लोगों को ट्रेनिंग देना, जागरूकता फैलाना, ये सब शामिल होता है इसके अंदर। आगे चलो, संसाधनों का आवंटन, राज्य अपने बजट में आपदा न्यूनीकरण और तैयारी के उपायों के लिए धन आवंटित करते हैं, पैसा देते हैं हर जिलों को, हर गांव को जहां पे आपदा आई है, राज्य देता है पैसा। आगे चलते हैं दोस्तों, पर्यावरणीय आधारभूत संरचना के विकास के मुख्य पहलों का वर्णन करो। 20 नंबर का एक शानदार सवाल है, ठीक है। आ रहा ना पल्ले, कैसा लग रहा है आपको भाई वीडियो, ठीक है। मेरे को कमेंट करके आप अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करना, कोई कमी है तो भी बताना यार, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, पर्यावरणीय आधारभूत संरचना के विकास के मुख्य पहलू का वर्णन करो। देखो क्या लिखना है इसके अंदर दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंग्रोव वन है, वो हमें हमारी सुरक्षा तूफानों से करते हैं, चक्रवात से करते हैं। झील, तालाब, नदियाँ, ये भी आर्द्र भूमि, ये भी हमारी आपदाओं से रक्षा करती हैं। तो ये सब क्या है, पर्यावरणीय आधारभूत संरचना है। तो इन्हीं से संबंधित पहलुओं का वर्णन करना है। तो समझते जाओ, इसमें हमें ये भी देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जानवरों को, पेड़ पौधों को, इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कौन कौन से समझौते सम्मेलन हुए हैं वो आपको लिखने हैं।
तो सबसे पहले लिख दो, पर्यावरण को समर्थन देने वाली आधारभूत संरचना का विकास से आपदा के बुरे प्रभाव को कम किया जा सकता है। जैसे कि दोस्तों तालाब, झील, दलदल, आर्द्रभूमि। आर्द्रभूमि मतलब वेटलैंड, ऐसा एरिया जो कि पानी से भरा हुआ रहता है लेकिन वो संतृप्त अवस्था में रहता है, ना तो पानी कम न ज़्यादा। जैसे कि जयपुर में सांबर झील एक आर्द्रभूमि का उदाहरण है। मैंग्रोव एक प्रकार के वन जंगल होते हैं दोस्तों जो चक्रवातों से सुरक्षा करते हैं। पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं मैंग्रोव वन आदि का निर्माण करना, इनको बचाना, ये सब पर्यावरणीय समस्याओं को भी हम इस तरह से कम कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन पर्यावरणीय आधारभूत संरचनाओं को बचाने हेतु प्रयास देखो आप, वन्य जीव और वनस्पति की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन। दोस्तों क्या होता है, लोग शेर को, बाघ को, इनको मार देते हैं, इनके जो नाखून होते हैं, इनकी हड्डियाँ रहती है, स्किन रहती है, इनको बेचते हैं। तो इन दुर्लभ जानवरों की रक्षा हो सके इसलिए साइट समझौता आया था 1975 में। बेसिल कन्वेंशन क्या है, यह मई 1992 में लागू हुआ। इसका उद्देश्य व्यापार में शामिल खतरनाक कचरों का विवेकपूर्ण निपटारा था। जैसे कि मान लो ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड अगर कोई जहाज़ जा रहा है, उसके अंदर खतरनाक केमिकल है, तो दोस्तों उसकी सेफ्टी, उसकी अच्छे से हैंडलिंग करना ताकि वो खतरनाक केमिकल है वो समुद्र में ना गिरे, ये बेसिल कन्वेंशन में कहा गया था। जैविक विविधता पर कन्वेंशन, जैविक विविधता मतलब जंतु, जानवर, पेड़ पौधों को बचाना। 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ था, इसके दौरान सदस्य देशों ने इस समझौते पर साइन किए। और इसका उद्देश्य क्या है, जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी कि पेड़ पौधे और जानवर की स्पीसीज प्रजातियों को बचाना। आगे चलो, जलवायु परिवर्तन पर कन्वेंशन। कन्वेंशन यानी कि सम्मेलन। तो दोस्तों जिस तरह से ग्रीन हाउस गैसें बढ़ रही हैं, तो उनको रोकने के लिए 1992 में जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु सदस्य देशों ने, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के मेंबर कंट्रीज़ ने इस समझौते पर साइन किए थे। क्योटो प्रोटोकॉल, जापान का एक सिटी है क्योटो, तो इसे जापान के शहर क्योटो में 11 दिसंबर 1997 को अपनाया गया था। इसका उद्देश्य क्योटो प्रोटोकॉल का ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन रोकना। ग्रीन हाउस गैसें जैसे जलवाष्प, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए सम्मेलन भी हुआ है दोस्तों। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि राजस्थान में तो है ही है थार डेजर्ट, लेकिन ये हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ भी बढ़ता जा रहा है। थार रेगिस्तान बढ़ रहा है आज भी। तो उसको रोकने के लिए 1994 में एक समझौता हुआ था। इसका उद्देश्य टिकाऊ भूमि प्रबंधन करके, यानी कि जहाँ पे बंजर ज़मीन है उसका रखरखाव करना, दुनिया में मरुस्थल के प्रसार को रोकना था। समुद्री कानून पर कन्वेंशन। तो दोस्तों जैसे कि भारत के पास में हिंद महासागर है, हमारे पास समुद्र है, तो हम कहाँ तक संसाधनों को निकाल सकते हैं, जैसे खनिज तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं समुद्र के अंदर। तो लागू हुआ था 16 नवंबर 1994 को। इसका उद्देश्य समुद्री संसाधनों के निष्कर्षण, यानी कि एक्सट्रैक्शंस, चीज़ों को निकालना। तो हर देश पर यह कानून लगाया गया है कि आप इतने किलोमीटर तक आपका समुद्र होगा और यहाँ तक आप संसाधन निकाल सकते हो। ऐसे ही दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ। इसका उद्देश्य ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर प्रतिबंध लगाना था। ओजोन परत क्या, जो कि सूरज से आने वाली हमारी पराबैंगनी किरणें हैं उनसे रक्षा करती है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से, ताकि हमें स्किन कैंसर ना हो। तो ओजोन परत को सबसे ज़्यादा नुकसान कौन पहुंचाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये सब जो कि हम AC और फ्रिज में यूज करते हैं। ऐसे पदार्थ में कमी लाना मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल था। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए धन प्रबंधन का वर्णन करें। यानी कि जब आपदा चली गई, आकर के बाढ़ आ गई, घर टूट गए, तबाह हो गए, फिर कंस्ट्रक्शन का काम चलेगा, सड़कें बनेंगी, अस्पताल बनेंगे वापस से, उसके लिए दोस्तों पैसा कहाँ से आएगा, वही आपको बताना है, फंड मैनेजमेंट। तो भारत में आपदा के बाद पुनर्निर्माण गतिविधियों के लिए धन का प्रबंधन राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष, यानी कि NDRF, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, और राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष, यानी कि स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के माध्यम से किया जाता है। यानी कि किसी भी राज्य के अंदर कोई भूकंप आपदा आती है तो वहाँ पर पैसे कौन देगा, ये एक तो NDRF देगा और एक SDRF देता है। दोनों ही फंड या दोनों ही कोष आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत बनाए गए थे। इसमें पहला देखो, एक एक पढ़ते हैं। NDRF यह फंड अथवा कोष गृह मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। इसका उपयोग किसी बड़ी आपदा की स्थिति में राज्यों को सहायता प्रदान करने के लिए किया जाता है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष देखो, SDRF, प्रत्येक राज्य का एक अपना SDRF होता है। इसका उपयोग राज्य के भीतर तत्काल राहत कार्य हो ताकि लोगों को बचाया जा सके, तथा पुनर्निर्माण गतिविधियों, यानी कि कहीं पर हाईवे टूट गया है, पुल टूट गया है, वहाँ पर वापस से बनाए जा सके संरचनाएं।
फिर वित्त पोषण तीसरा पॉइंट लिख देना। एसडीआरएफ यानी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया फंड में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों ही मिलकर पैसों का योगदान देते हैं। जैसे कि राजस्थान में सूखा पड़ा तो राजस्थान सरकार ने इस फंड में 40 रुपये जमा कर दिए और 60 रुपये कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी। तो मिल करके पैसा जमा करते हैं दोनों। आपदा श्रेणी यानी कि दोस्तों अलग अलग कैटेगरी होती है डिजास्टर की, चक्रवात, बाढ़, भूकंप, सूखा आदि आपदाओं के अनुसार ही एनडीआरएफ व एसडीआरएफ में से पैसे खर्च किए जाते हैं। पुनः निर्माण गतिविधियाँ, एसडीआरएफ व एनडीआरएफ का उपयोग घर बनाने में, बुनियादी ढांचे यानी कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कहीं पर रेल की पटरियाँ टूट गई, अस्पताल टूट गए, हाईवे तबाह हो गए, व अन्य सेवाओं के पुनर्निर्माण में किया जाता है। अतिरिक्त केंद्रीय सहायता दोस्तों, अगर किसी राज्य में बहुत भारी आपदा आई है तो वहाँ पर केंद्र सरकार राज्य को एक्स्ट्रा पैसे भी देती है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, तो भारत का वित्त आयोग आपदा के समय राज्यों की स्थिति के हिसाब से उनको पैसा बांटता है। पुनर्वास अनुदान यानी कि दोस्तों राज्य सरकारें अपनी तरफ से भी आपदा के बाद उन प्रभावित परिवारों को घर बनाने के लिए पैसे देती है जिसके घर टूट जाते हैं। जैसे कि दोस्तों असम की सरकार हर साल देती है, असम में काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती रहती है। संवेदनशीलता के विभिन्न कारकों की चर्चा करें। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, संवेदनशीलता मैंने आपको बताया था, वल्नरेबिलिटी इसको कहते हैं आपदा प्रबंधन में। सेंसिटिविटी नहीं कहते इसको, वल्नरेबिलिटी कहते हैं, ठीक है, आपदा प्रबंधन में। इसका मतलब उस सीमा से है जिस तक कोई समुदाय अथवा प्रणाली या संपत्ति आपदा से प्रभावित हो सकती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिल्ली के अंदर मान लो कभी बाढ़ आई तो नाले के किनारे जो लोग झुग्गी झोपड़े में बसे हुए हैं उनको सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं आपदा के प्रति। तो पहला कारक या पहला फैक्टर देखो, जनसंख्या विस्थापन, माइग्रेशन। तो अच्छी नौकरी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, सुख सुविधाएं पाने के लिए, अपनी लाइफ की क्वालिटी को बेटर करने के लिए, अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए लोग गांव से शहरों की तरफ चले जाते हैं, जिससे कि उस शहर का तथा वहाँ के संसाधनों पर अत्यधिक दबाव पड़ जाता है। जैसे कि दिल्ली में यूपी, बिहार, हरियाणा के काफ़ी लोग रहते हैं यहाँ पे कमाने के लिए, कुछ लोग पढ़ने के लिए आते हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ को बेटर जीना चाहते हैं। तो इस तरह से क्या है, दिल्ली पर तथा दिल्ली के जो रिसोर्सेज है जैसे कि पानी, बिजली, बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है। भूकंप या बाढ़ से वह शहर सर्वाधिक प्रभावित होता है जिसकी जनसंख्या सबसे ज़्यादा होती है। आगे चलते दूसरा कारक संवेदनशीलता का शहरीकरण। अनियंत्रित शहरीकरण से एक शहर में अनेक मुद्दों का जन्म होता है। जैसे कि किसी शहर में अगर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई तो स्वच्छता और पेयजल की कमी, गंदगी होगी वहाँ पर। नदियों किनारे अतिक्रमण, जैसे कि यमुना नदी के किनारे दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, काफ़ी लोगों ने इलीगल रूप से घर बना रखे अपने। बीमारियों का फैलना, असुरक्षित जीवन की स्थिति हो जाएगी। शरणार्थियों की संख्या, जैसे कि दिल्ली में शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जैसे कि रोहिंग्याओं की सॉरी। ऐसे ही वर्ग संघर्ष, यानी कि दोस्तों जिस शहर में आबादी ज़्यादा होगी, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा ज़्यादा होगा, बेरोजगारी व संसाधनों की मारामारी। तो अनियोजित शहरीकरण से आपदा के समय उस शहर में जान माल का काफ़ी नुकसान होता है। आगे संवेदनशीलता को प्रभावित करने वाला तीसरा कारक जेंडर। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व वेतन संबंधी मामलों में महिला के साथ भेदभाव होता है ना। उसी काम के लिए एक मर्द को ज़्यादा पैसे मिलते हैं, एक औरत को कम पैसा मिलता है, ये कहलाते जेंडर संबंधी भेदभाव। महिलाओं को अवसर, आज़ादी, अधिकार न मिलने से वो पिछड़ जाती है तथा आपदा के दौरान सबसे ज़्यादा नुकसान महिलाओं को ही होता है। आगे चलते हैं दोस्तों, आर्थिक कारक, ये संवेदनशीलता के कारक पढ़ रहे हैं। विकसित देशों की तुलना में विकासशील, जैसे कि भारत, दक्षिण अफ्रीका, पाकिस्तान, चाइना, व अल्प विकसित देश जो कि सबसे ज़्यादा गरीब है, जैसे कि अफ्रीका के काफ़ी सारे देश है, सोमालिया है, ये सब, जिम्बाब्वे है। इन देशों में संसाधनों और धन की कमी होती है, अतः गरीब देश का व्यक्ति आपदा के प्रति अधिक संवेदनशील बन जाता है। गरीब देशों में आधारभूत ढांचे के नुकसान के बाद पुनर्निर्माण के पैसे नहीं होते उन लोगों के पास में, हॉस्पिटल, कॉलेज बनाने के, सड़कें बनाने के। और जब यहाँ बीमारियाँ भी फैलती है गरीब देशों में, तो अस्पतालों के अभाव के कारण मौतें भी सबसे ज़्यादा गरीब देशों में होती है। तो गरीब देशों की सरकारें आपदा राहत कार्यक्रम को भी चलाने में असमर्थ होती है, क्योंकि दोस्तों आजकल सारे काम ही पैसों के होते हैं। आपको कोई प्रोग्राम चलाना है, लोगों की हेल्प करनी है आपदा के बाद में, तो भी पैसा चाहिए, लेकिन गरीब देशों के पास नहीं होते हैं। भौगोलिक कारक, देखो आपदा के दौरान उन देशों को सर्वाधिक नुकसान पहुंचता है जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं, जो टापू देश है, जैसे कि मालदीव है, श्रीलंका है, ठीक है, वेस्ट इंडीज़ है, ये सब टापू देश हैं। क्योंकि इनकी सीमा एक तो समुद्र से लगती, छोटे हैं। जब भी कोई चक्रवात, बाढ़, भूकंप जो भी आएगा
इन देशों को, छोटे देशों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और दोस्तों आज जो जलवायु परिवर्तन के कारण जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है, तो उसका भी सबसे ज़्यादा नुकसान है वो छोटे द्वीपीय देशों को या स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ को झेलना पड़ रहा है। आ गए यहाँ तक समझ में? ठीक है, मैंने पूरी मेहनत की है अपनी तरफ से, तो आपको पास कराने के लिए, अच्छे नंबर दिलवाने के लिए। अब आप पे डिपेंड करता है आप कितना लिख के आते हो, कितना समझते हो। मैं रिकमेंड करूँगा 5 बार वीडियो देखनी है, टाइम है तो लिख लिख के याद कर लेना, और दिसंबर 2024 का पेपर भी रट लेना। ठीक है, पास हो जाओगे, बढ़िया नंबर आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, आपदाओं की अनुक्रिया प्रक्रिया का परीक्षण करें। तो मुझे जैसे कि हिंदी में समझ में नहीं आ रहा था, मैंने जैसे इंग्लिश में पढ़ा तो मुझे समझ में आ गया। रिस्पॉन्स मैकेनिज़्म का परीक्षण करना है हमें। तो क्या होता है अनुक्रिया प्रक्रिया? इसमें आपदा से प्रभावित लोगों की तत्काल और अल्पकालिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उचित कार्रवाई की जाती है। तो जैसे कि आपदा के कारण काफ़ी लोग अफेक्ट हो जाते हैं, तो उनकी ज़रूरत क्या होती है? किसी को पानी चाहिए होता है, किसी को खाने के लिए, किसी को कपड़े चाहिए होते हैं, किसी को घर चाहिए होता है। ये सब तत्कालिक और अल्पकालिक ज़रूरतें होती है। तो इनके लिए जो कार्रवाई की जाती है वो अनुक्रिया प्रक्रिया कहलाती है, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म कहलाता है, जिसके कारण लोगों का जीवन बचता है तथा उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता। साथ ही लोगों की बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया जा सकता है। अब अनुक्रिया प्रक्रिया के घटक देखो आप, जनता को तुरंत सचेत करना तथा खतरे वाले क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकालना ताकि लोग बच सकें। दूसरा, आपदा के कारण घायल व्यक्तियों का पता लगाना तथा उन्हें बचाना। थर्ड पॉइंट, आपदा प्रभावित आबादी को भोजन, पानी, आश्रय और चिकित्सा देखभाल जैसी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना। ठीक है, ये सब काम किया जाता है अनुक्रिया प्रक्रिया में। देखो हिंदी में सवाल आपको टफ लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन आपको रट लेना है इसको कि जब भी आपदा आ जाती है उसके बाद में कैसा रिस्पॉन्स दिया जाता है, वही आपको लिखना है। फोर्थ पॉइंट लिख देना, बुनियादी ढांचे संपत्ति और पर्यावरण को हुए नुकसान की सीमा का मूल्यांकन करना। पांचवा पॉइंट, आपदा से प्रभावित लोगों को भावनात्मक समर्थन देकर परामर्श देना। छठवां पॉइंट, प्रतिक्रिया के समय शामिल विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के बीच प्रभावी सहयोग सुनिश्चित करना इसमें शामिल होता है। आपको पता है जहाँ पर भी आपदाएं आती है, तरह तरह के इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी NGO, देश की सरकारें सब मिलकर के काम करती हैं, ये सब शामिल होता है अनुक्रिया प्रक्रिया में। आगे लिख दो, दान के प्रवाह का प्रबंधन करना तथा ज़रूरतमंदों का तक उनका प्रभावी वितरण कर सुनिश्चित करना। यानी कि दोस्तों काफ़ी लोग हैं अपनी इच्छा से पैसे देना चाहते हैं लोगों को, लेकिन वो पैसे गलत हाथों में न चले जाए, इसके लिए सरकार प्रबंध करती है सही लोगों तक पहुँचे पैसे। आगे चलते हैं, अनुक्रिया प्रक्रिया के उदाहरण देख लो आप। पहला पॉइंट देखो इसमें, आपदा के बाद लोगों हेतु सुरक्षित स्थान उपलब्ध करवाना ताकि लोग बच सकें। भोजन, पानी, कंबल और प्राथमिक चिकित्सा किट उपलब्ध कराना। थर्ड है, आपातकालीन चिकित्सा शिविरों की स्थापना करना। इमरजेंसी में कुछ शिविर कैंप लगा दिए और लोगों को हेल्थ सर्विस देना इसमें शामिल होता है। आगे देखो, पानी, गैस, बिजली, घरों की मरम्मत करना, ठीक है, ताकि जो जीवन है पटरी पे लौट सके। आगे मनोवैज्ञानिक सहायता देना, यानी कि दोस्तों अब आपको पता ही है भूकंप की वजह से, बाढ़ की वजह से लोगों खेत और घर तबाह हो जाते हैं, लोग इमोशनली रूप से टूट जाते हैं, किसी के साथी बिछड़ जाते हैं, तो उन लोगों को भावनात्मक समर्थन यानी कि इमोशनल सपोर्ट देना उन लोगों को, ठीक है, और परामर्श देना, कंसल्ट देना। अनुक्रिया प्रक्रिया का महत्व क्या है ये भी लिख दो आप, तब आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। शीघ्र और प्रभावी प्रतिक्रिया प्रयासों से जीवन को बचाया जा सकता है। तो जब भी आपदा आई तो आपदा जाने का इंतज़ार नहीं करेंगे, आपदा आ रही है, लोग फंसे हुए हैं, घायल हो गए लोग, उनको निकालना तुरंत। स्वास्थ्य देखभाल और स्वच्छता तक पहुंच प्रदान करना, क्योंकि दोस्तों आपको पता है लाशें बिखरी पड़ी होती है चारों तरफ, महामारी फैलने के चांसेस रहते हैं, गंदगी फैल जाती है, तो यहाँ पर कुछ ऐसे प्रयास किए जाए ताकि बीमारी भी ना फैले, साफ सफाई भी हो जाए, लोगों को पीने का साफ पानी भी मिल जाए। थर्ड पॉइंट, आवश्यक सेवाओं को बहाल करने यानी कि
वापस से शुरू करने, जैसे कि इंटरनेट की लाइनें टूट गई, गैस पाइपलाइन टूट गई, उसको वापस से ठीक करना। और कमज़ोर आबादी की रक्षा करना, जैसे कि दोस्तों जो SC ST है, दलित है, गरीब लोग हैं, उनकी रक्षा करने से इस व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने में मदद मिल सकती है। इसका महत्व है अनुक्रिया प्रक्रिया का, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म का। आगे है भोजन पानी और आश्रय स्थल उपलब्ध कराने से लोगों को आपदा के तुरंत बाद जीवित रहने में मदद मिल सकती है। ये 3 पॉइंट देखे हमने। अनुक्रिया प्रक्रिया का महत्व देखा, अनुक्रिया प्रक्रिया के उदाहरण देखे, अनुक्रिया प्रक्रिया एक घटक देखा और इसका डेफिनेशन देखा क्या होती है अनुक्रिया प्रक्रिया या रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। तो दोस्तों मैंने अपनी तरफ से तो पूरा काम कर दिया है, पूरा प्रयास किया आपको समझाने का, ठीक है। और कहीं भी अगर किसी को कोई कमी लगी हो तो भी वो बता सकता है ताकि इम्प्रूवमेंट किया आ सके, ठीक है। और वीडियो कैसा लगा वो आपको ज़रूर बताना है। मुझे आप इसी तरह से सपोर्ट करते रहे। और जिसको भी जिस सब्जेक्ट का गेस्ट पेपर या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो अपने सब्जेक्ट का कोड लिख देना, ठीक है। इस वीडियो को कम से कम 5 बार देखना आपको दोस्तों, और टाइम है तो लिख लिख के याद करना है। साथ ही अगर ये वीडियो याद कर लो तो दिसंबर 2024 में जो पेपर लगा था उसका भी सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो सवाल हैं वो भी रिपीट हो जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।